अभी कुछ क्वेश्चन मिले आप लोग को? अभी कुछ 2 पेज के क्वेश्चन अभी नोट्स नहीं मिले आपको? शेषमणि नोट्स बांटने ना बच्चों को। चलिए होमवर्क दिया था वो मैच करना है, वो डीलक्स और प्रीमियम वाला सॉल्व कर लिया। आंसर नहीं आए तो उसको मैं करवाऊंगा या ना करवाऊंगा ये तय करवा दो। है तो बहुत आसान, उसमें आंसर ना आए तो हो सकता है आपकी कोई क्लिनिकल कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, पर था आसान। तो जो रेशियो चेंज हुआ ना उसके बाद जो प्रॉफिट आया, रेशियो चेंज के बाद प्रॉफिट कितना आया? 2,52,500 प्रॉफिट आया डीलक्स का। दोनों का मिलाकर 2,52,500 है। अलग अलग बोल देना आप। डीलक्स का अच्छा अलग से नहीं आएगा, अच्छा वो कॉमन एक्सपेंसेस हैं। हाँ ठीक है, 2,52,500 प्रॉफिट आता है यदि हम मिक्स चेंज करते हैं तो। करेक्ट, सही मान लो इसको। चलिए अब हमें वो कल वाला क्वेश्चन जो था उसका एबीसी पार्ट बचा था। कल वाले क्वेश्चन का एबीसी पार्ट बचा था, करेक्ट? तो चलिए वो वाला क्वेश्चन का एबीसी पार्ट देख लेते हैं। कल वाले क्वेश्चन का एबीसी पार्ट 2 पार्ट कर लिए थे, एक ब्लैंकेट रेट कर लिया था, एक डिपार्टमेंटल रेट भी कर लिया था। उसके बाद बचा था उसका एबीसी पार्ट बचा था कि किस तरह से एबीसी के एंगल से ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और मुझे एक बात और करनी है, कल थ्योरी बेच हमारी रख रहे हैं हम, कल प्रैक्टिकल बेच रखने की बजाय हम कल थ्योरी बेच रखते हैं। आपका 1.5-2 घंटे थ्योरी चलेगी तो आपका कई बार क्या होगा, हम न्यूमेरिकल में इतने बिजी हो जाएंगे बाद में कि थ्योरी के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। नेक्स्ट संडे से हम प्रैक्टिकल क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस संडे थ्योरी रख लेते हैं, आपका एक आध चैप्टर निपट जाएगा 2-2.5 घंटे में। और आपको बता दूं प्रैक्टिकल एक बार आपको धोखा दे सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कॉस्टिंग में कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन थ्योरी आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। तो कल का टाइम क्या आपका किसी बेस से कनेक्टेड है? ऑडिट कब तक है? 10 तक है। उसके बाद कोई डीटीवीटी की बेस तो नहीं है? तो 10 से रख लूं, 10:30। 7 से लेकर 10 के बाद आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, 15 मिनट। 1 घंटा तो बहुत, 1 घंटे में तो आप लोग घर पहुंच जाओगे। कल वाला क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं और बस ये हमारा लास्ट डे हो जाएगा एबीसी का। इसके बाद मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं नया चैप्टर इस बार अपना सीरियल बदलकर पहले बजट ले रहा हूं। मैं लेता हूं पहले रेलिवेंट, लेकिन रेलिवेंट में ग्रिप बहुत जरूरी है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आते रहता है। मैं रेलिवेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्राइसिंग, इन 3 चैप्टर की तो मैं बोल सकता हूं कि हम जबरदस्त इसमें ग्रिप हासिल करेंगे। रेलिवेंट कॉस्टिंग क्योंकि फंडामेंटल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्योंकि फंडामेंटल है, हाँ, और प्राइसिंग भी फंडामेंटल है, और वो प्राइसिंग सभी का कॉम्बिनेशन है। ये 2-3 चैप्टर में हमारी ग्रिप सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इसलिए मैं रेलिवेंट जल्दी नहीं, मैं रेलिवेंट चाहता हूँ बजट के बाद, तब तक मेरी आपसे ट्यूनिंग थोड़ी और बैठ जाए। उसके बाद आप देखिएगा रेलिवेंट चैप्टर हमारे लिए कितना इंटरेस्टिंग और कितना हम उस पर अपनी ग्रिप बना सकते हैं। इसलिए मैं रेलिवेंट स्टार्ट करने के पहले एक चैप्टर और बजट लेना चाहता हूं। तो मैं इसके जस्ट बाद मंडे से स्टार्ट कर दूंगा बजट, और बजट ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा एक्टिविटी बेस्ड पहला चैप्टर था। आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, कई लोग कॉस्टिंग ट्यूनिंग बनाने में टाइम लगता है, तो टाइम ज़्यादा लगा है। अब हम थोड़ी सी स्पीड ग्रेजुअली फास्ट करेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वो क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग रह गया था, एबीसी वाला। अब एबीसी में मैं
थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा, हमें ब्लैंकेट रेट से हमने ओवरहेड चार्ज करके प्रॉफिट प्रति यूनिट निकाल लिया था। कितने प्रोडक्ट थे हमारे? 3, ABCD। चारों के प्रॉफिट निकालने हैं एक और मेथड से, और वो है ABC। चारों में सेल गिवन है, चारों की वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, चारों का कंट्रीब्यूशन सेम है। हम पहली मेथड में निकाल चुके हैं कंट्रीब्यूशन, ध्यान है आपको? तो जो कंट्रीब्यूशन निकाला है, चाहे ब्लैंकेट रेट हो, चाहे ड्यूअल रेट मतलब डिपार्टमेंटल रेट हो, चाहे ABC, तीनों में कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। फर्क कहां पड़ने वाला है? ओवरहेड्स में, ध्यान है आपको? तो अब हम क्या करने वाले हैं? चारों प्रोडक्ट में ओवरहेड बांटने वाले हैं ABC अप्रोच लगा करके। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया है, पर करना तो पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहली एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी सेटअप। दूसरी क्या है? सुपरविजन। तीसरी एक्टिविटी मशीन। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, फिनिश गुड्स का स्टोरेज, डिस्पैच, पावर, और बचे सेलिंग एक्सपेंसेस। यह है एक्टिविटी, यह है डिफरेंट एक्टिविटीज। एक्टिविटी, अब इसका कॉस्ट, अब देखिए बहुत टाइम लगेगा, मैं इसको फॉर्मेट पूरा बनाऊंगा वैसे इसमें बीच में, और चूंकि हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन में टाइम बहुत बढ़ गया, तो एग्जाम में भी हमें थोड़ा टाइम कहीं ना कहीं बचाना पड़ेगा। मैं सीधे क्या लिख रहा हूं इसमें? ओवरहेड्स। हर एक्टिविटी के हमको ओवरहेड्स दे रखे हैं, बड़ा अजीब है। ओवरहेड्स बोलिए। सेटअप के 1370, सुपरविजन के 2400, 19,800, 4,440 ओनली, फिर 4,000, 1,600, 1,500, 3,300 एंड 7,920। ये हैं ओवरहेड्स। सारे ओवरहेड को इस क्वेश्चन ने खुद ने एक्टिविटी वाइज हमें एक्टिविटी वाइज करके दे रखा है। ये है ओवरहेड्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, ओवरहेड्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, वॉल्यूम ऑफ CD, CD मींस कॉस्ट ड्राइवर। सेटअप के लिए क्या? नंबर ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ सेटअप आवर्स, नंबर ऑफ सेटअप। अब एग्जाम में हमें नंबर ऑफ सेटअप आवर्स भी पहले निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ सेटअप आवर्स कैसे निकाले जाएं? देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ सेटअप आवर्स। प्रोडक्ट हमारा A है, B है, C है और D है। इसकी यूनिट 1000 है, इसकी 800 है, इसकी 1000 है, इसकी 500 है, और इसकी लॉट साइज 100 बनता है एक लॉट में, ये 50 एक लॉट में, 100 और 25। नंबर ऑफ रन 10 रन, 16 रन, 10 रन। ये है नंबर ऑफ रन्स। 100 वाले 10 लॉट बनाने पड़ेंगे। अच्छा, सेटअप टाइम, सेटअप टाइम पर सेटअप या पर रन दे रखा है कितना? 1 टोटल सेटअप टाइम। एक सेटअप में 1.5 घंटा लगता है, तो 10 सेटअप में 15 घंटे, 32 घंटे, 10 घंटे और कुल 137
घंटे लगते हैं सेटअप में सब मिलाकर। और जो कि क्वेश्चन ने सेटअप आवर्स दिया है, सेटअप टाइम दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन चाहता ही क्या है? क्वेश्चन चाहता ही क्या है कि हम अपनी सेटअप कॉस्ट को नंबर ऑफ सेटअप की बजाय, हाँ यदि ये सेटअप आवर्स नहीं दिए होते तो हम सेटअप कॉस्ट को नंबर ऑफ रन्स के रेशियो में बांट देते, ये हमारा कॉस्ट सेवन होता। पर चूंकि क्वेश्चन ने सेटअप टाइम भी दिया है कि एक सेटअप में 1.5 घंटा लगता है, तो हमने नंबर ऑफ सेटअप को आवर्स से मल्टीप्लाई किया। एक सेटअप के लिए 1.5 घंटा तो 10 सेटअप के लिए 15 घंटे, कुल 137 घंटे। तो हम अपने इस एक्टिविटी के ओवरहेड को 137 सेटअप आवर्स, तो रेट क्या आ गई? ओवरहेड रेट पर कॉस्ट ड्राइवर ₹10 पर सेटअप आवर, ₹10 पर सेटअप आवर हमारी रिकवरी रेट आ गई। अच्छा, क्या सुपरविजन के लिए भी निकालना पड़ेगा या दिया हुआ है? सुपरविजन के लिए क्या दिया है? सुपरविजन आवर्स पर पीरियड कि पर सेटअप, मतलब हमको टोटल दे दिया कुल कितने सुपरविजन के घंटे लगे हैं। 240 घंटे टोटल दे रखे हैं सुपरविजन के। 240 आवर्स ऑफ सुपरविजन, 240 आवर्स ऑफ सुपरविजन। तो रेट क्या आ गई? ₹10 पर आवर ऑफ सुपरविजन। जो इस ओवरहेड है 240 घंटों के, 1 घंटे के 10। उसके बाद क्या है? मशीन के और तो हमने निकाल रखे ना 1650 मशीन नंबर दिए हैं, ध्यान है आपको? दिए थे 900 और 750, 900 डिपार्टमेंट एक्स के, 750 डिपार्टमेंट कुल पूरी फैक्ट्री के। हमको मशीन नंबर 1650 दिए हुए थे, तो 1650 ओवरहेड 19,800 ओवरहेड है, 1650 मशीन के घंटों के पर आवर ₹12 पर मशीन आवर। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 110 ऑर्डर है, 110 टोटल ऑर्डर है चारों के मिलाकर, तो क्या आई? ₹4 पर ऑर्डर। मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूं, मशीन नीचे है, मैं काफी ऊपर हूं। अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल कल निकाली थी अपन ने। कितनी यूनिट्स? एक की बनेगी 1000 यूनिट, 1000 इंटू उसमें यूनिट मटेरियल लगता है 2000 यूनिट में 2000 मटेरियल लगेगा। ऐसे चारों को मिलाकर कितना लग रहा है मटेरियल? क्या वो कल वाला क्वेश्चन दिखाने की जरूरत तो नहीं ना? 10,000 यूनिट लग रहा है मटेरियल, तो रेट आया 0.40 पर यूनिट, 0.40 पर यूनिट। फिनिश गुड्स स्टोरेज, इसके लिए नंबर ऑफ, अच्छा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, ए का स्टॉक नहीं रहता लेकिन बी सी का स्टॉक रहता है। कितनी यूनिट? तीनों की मिलाकर 400 यूनिट्स इन्वेंट्री में रहती है, तो क्या आ गया? ₹4 पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। इसके बाद डिस्पैच, नंबर ऑफ डिलीवरीज, कितने डिलीवरी? 300 डिलीवरीज, ₹5 पर डिलीवरी। फिर पावर की कॉस्ट को डिवाइड बाय मशीन आवर्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है पावर की कॉस्ट को बांटने का, तो पावर की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 1650 मशीन आवर, 2 पर मशीन आवर। लास्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या? नंबर ऑफ सेल्स विजिट्स या सेल्समैन टाइम दिया है। चारों सेल्समैन का मिलाकर टाइम क्या होता है? 790 आवर्स, 790 आवर्स टाइम दिया है सेल्समैन ने, ₹10.03 पर आवर ऑफ सेल्समैन टाइम। सेल्समैन ने कुल मिलाकर 790 घंटे डिवोट किए हैं और खर्चा हुआ है 7 या 920, आ गया ₹10 के अराउंड प्रति पर आवर ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन जहां टाइम ज्यादा देगा वहां ओवरहेड ज्यादा चार्ज करेंगे। ये हमारी निकल गई रिकवरी रेट्स।
क्या आप लोग का आंसर? ये तो इसमें मेरे ख्याल से मेरे करने लायक कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो दिया हुआ था। बस आपको क्या करना है, इसी रेट को मल्टीप्लाई करना है कि किस प्रोडक्ट ने हमारी एक्टिविटी की कितनी सेवाएं ली। जैसे हमारा प्रोडक्ट अब वही ए बी सी और डी, कंट्रीब्यूशन इसका कितना था? 14,500 था, इसका 16,000 था, इसका 18,000 था, इसका 9,000 था। अब लेस करेंगे ओवरहेड्स, लेस करना है ओवरहेड्स। नंबर 1 पहली एक्टिविटी सेटअप का रिकवरी रेट है ₹10 पर आवर ऑफ सेटअप, ₹10 पर आवर ऑफ सेटअप। इसमें सेटअप के टाइम कितने थे? इसमें सेटअप आवर थे 15, 32, सभी को किससे गुणा कर देंगे? तो 150, 320, 100 और 800 आएंगे ना, ये हमारे ओवरहेड आ गए। 150, 320, 100 और ये हमने सेटअप की कॉस्ट चारों में घटा दी। सॉरी, ये इधर नीचे लिखना था मुझे। 150, 320, बस। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? सुपरविजन। ये हमारी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी की किस प्रोडक्ट ने कितनी सेवाएं ली, कितना सर्विसेज को कंज्यूम किया एज पर द कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज बाय ऑफ एक्टिविटी। कितना सुपरविजन टाइम इसने यूज किया? 75 घंटे। 1 घंटे का था 10 रुपया, 75 घंटे सुपरवाइजर ने यहां दिए और 1 घंटे का 10 रुपया, तो 750। आगे बोलिए। 400, 750, 500। अगला एक्टिविटी मशीनिंग। इसकी रेट क्या थी? ₹12 पर आवर ऑफ मशीन। 1000 यूनिट बनी, उस पर लगे 500 घंटे, क्योंकि 1 यूनिट में आधा घंटा लगता है, तो 1000 यूनिट में 500 घंटे। 500 घंटे प्रति घंटा 12 रुपया, कितना? 6000, 4800, 6000, 1000, 3000। अगली एक्टिविटी ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसकी रिकवरी रेट क्या थी? ऑर्डर प्रोसेसिंग की रिकवरी रेट क्या थी? ₹4 पर ऑर्डर। इसके लिए कितने ऑर्डर दिए गए थे? क्या नंबर ऑर्डर दे रखे हैं? सीधे दे रखे नंबर ऑर्डर। 10 ऑर्डर। एक ऑर्डर का खर्चा ₹4, तो 10 ऑर्डर का 40। अच्छा, अगला एक्टिविटी मटेरियल हैंडलिंग। इसकी रिकवरी रेट क्या थी? 40 पैसा पर यूनिट। 40 पैसा पर यूनिट ऑफ मटेरियल। इसमें कितनी यूनिट लगी थी? ध्यान है, 2000। 1000 यूनिट बनी थी और प्रति यूनिट 2 यूनिट लगती है, तो कुल यूनिट 2000। 2000 इंटू 40 पैसा प्रति यूनिट, 800, 1600, 800, 800। अगला फिनिश गुड्स का स्टोरेज। इसकी रिकवरी रेट थी ₹4 पर यूनिट इन स्टॉक। ₹4 पर यूनिट इन स्टॉक। इसका स्टॉक रहता ही नहीं, तो ये स्टोरेज के खर्चे भी ये नहीं करेगा। 1 यूनिट को होल्ड करना ₹4 का खर्चा माना है, तो इसकी कितनी यूनिट स्टॉक में रहती है? इसकी 100 यूनिट। 100 इंटू 4, 400, 400, 800। अगला डिस्पैच। खर्चा क्या था? ₹5 पर डिलीवरी। कितनी डिलीवरी लगी थी इसमें? 10 डिलीवरी, और ₹5 पर डिलीवरी से ₹50 खर्चा आया। ₹50 का खर्चा यहां लिख दिया। 200, 250, 1000। ठीक है। फिर अगला खर्चा पावर पर मशीन आवर है। क्या था पावर का? ₹2 पर आवर ऑफ मशीन। मशीन के घंटे ए में लगे थे 500। 500 इंटू ₹2, 500 घंटे, ₹2 प्रति घंटे से 1000, 800, 1000, 400। अच्छा, 250 घंटे, 250 इंटू 2, 500 पावर। लास्ट में सेल्समैन
उसका था 10 रुपीज 2 पैसा पर आवर ऑफ सेल्समैन टाइम। सेल्समैन का था 1 घंटे का 10 रुपया 2 पैसा। सेल्समैन ने इस पर कितने घंटे दिए? 300 घंटे इस पर दिए। 1 घंटे का खर्चा 10 रुपया समथिंग, तो 330 घंटों का 301, 1604, 2000, 4000, 10। प्रॉफिट 5405796 66 26। उनके आंसर से हमारा प्रॉफिट 12.5 रुपए का फर्क आएगा। ये लॉस है ना? नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि उनका आंसर जो होगा, आंसर जो नोट्स में दिया उससे हमारा आंसर 12.5 रुपए से डिफर जा रहा होगा। थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि उनके सॉल्यूशन में गलत आंसर गलत है, ये सही है, वही फर्क है ना? तो ये है प्रॉफिट। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से। 5.409, यहां यूनिट 800, 7.245, यहां यूनिट 1000, 6.615, यहां यूनिट 500, 5. ये लॉस रफली किया है मैंने क्वेश्चन स्पीड से ताकि जल्दी खत्म हो जाए क्वेश्चन। बच्चे करके लाए थे, कितने स्टूडेंट का सही निकला? चलिए ठीक है। बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल तो हैं आप लोग कि आप ही की क्लास के कुछ बच्चे करके लाते हैं। हटाओ इसको। चलिए अब देखिए, ये जो एबीसी चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट एस्पेक्ट और यूज ऑफ एबीसी इन टारगेट कॉस्टिंग। तो एक चैप्टर है, मैं जिसको बहुत शॉर्टली ले रहा हूं, टारगेट कॉस्टिंग। इस पर मैं बेसिक बताऊंगा, थ्योरी में कवर होगा इस चैप्टर। प्रैक्टिकल पार्ट जितना एबीसी से कनेक्टेड मैं आज करवा रहा हूं, बाकी बाद में देखेंगे। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग की पूरी थ्योरी में नहीं पढ़ा हूं, जो कि मैंने पिछली बैच में ये थ्योरी भी मैंने पढ़ाई थी, लेकिन चूंकि अब थ्योरी के लिए अलग है तो मैं टाइम बचाना चाहूंगा, वो वहीं पढ़ लेंगे। यदि इंडस्ट्री किसी अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने में कैपेबल नहीं है, यानी उसकी प्राइस इंडस्ट्री के हाथ में ना होकर के मार्केट फैक्टर डिसाइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट कितने में बिकेगा। इंडस्ट्री सोचे कि हम अपना प्रोडक्ट इतने में बेच देंगे, नहीं बिकेगा, उसको मार्केट जाकर तलाश करना पड़ेगा पब्लिक उस प्राइस को पे करने के लिए रेडी है या नहीं। मान लीजिए कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले उसने अपना जो प्रोडक्ट अभी डिजाइन किया है, डिजाइन करने के बाद वो अपना प्रोडक्ट के लिए मार्केट सर्वे करवाएगी। वैसे ही दुनिया में कई नए प्रोडक्ट और भी होंगे, उसके कंपटीशन में और भी चीजें होंगी। ऐसा तो है नहीं कि बस यही प्रोडक्ट यूनिक है। तो यदि सर्वे करवाया, सर्वे करवाने के बाद, सर्वे जब करवाते हैं तो मार्केटिंग में ये बताते हैं कि पब्लिक को ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस प्राइस पे आने वाला है। तो सेल्स पर्सन जाके सर्वे करते हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट में क्या है। यदि सेल्समैन ये बताता है आकर के सभी को, या मार्केट सर्वे से ये दिखाई देता है कि कंपनी इस प्रोडक्ट की प्राइस जो सोच रही है वो उसको नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली कंपनी अपनी प्राइस पब्लिक पर इंपोज नहीं कर सकती। मार्केट का फीडबैक उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके फीचर देखते हुए पब्लिक इसके लिए क्या पे कर सकती है, ये मार्केट सर्वे करवाया जाता है। मार्केट सर्वे करवाकर कंपनी अपनी पहले प्राइस डिटरमाइन करती है कि हम इस प्राइस पर बेच पाएंगे।
कंपनी प्राइस फिक्स नहीं करती, बल्कि पब्लिक से रिस्पॉन्स लेती है कि हम किस प्राइस में इस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। वो जो प्राइस फाइंड आउट की है, अब चूंकि प्राइस कंपनी के हाथ में नहीं रही, पब्लिक के हाथ में है, मार्केट के हाथ में है, तो प्राइस कंपनी के हाथ में नहीं है। यदि कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और इसी प्राइस पर मार्केट में प्रोडक्ट बेच दिया तो नुकसान हो सकता है कंपनी को लॉस हो जाए, कंपनी की डिजायर्ड प्रॉफिट ना हो। तो एक तरीका है, एक टेक्निक है, और वो है टारगेट कॉस्टिंग। कंपनी क्या करेगी, मैं स्पीड से बता रहा हूं कि कंपनी पहले मार्केट सर्वे से प्राइस पता कर लेगी कि पब्लिक हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स को देखते हुए, इसके फीचर जो भी है, इसकी जो क्वालिटी है, को उसको देखते हुए पब्लिक क्या प्राइस पे कर सकती है। तो एक टारगेट प्राइस कंपनी को मिल जाएगी, वो होगी जो प्राइस मार्केट से पता की है आफ्टर सर्वे, वो क्या होगी। इसको आप ना लिखें तो भी चलेगा, पर चाहे तो लिख लें, आपको थ्योरी में ही बताया जाएगा। टारगेट प्राइस वो प्राइस जो मार्केट सर्वे से पता की गई कि पब्लिक ये प्राइस देने को अग्री है, इट इज कॉल्ड टारगेट प्राइस। अब कंपनी क्या करेगी, टारगेट प्राइस पता करने के बाद कंपनी इसमें से अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेस करेगी। इसको बोलेंगे टारगेट प्रॉफिट। कंपनी अपना क्या प्रॉफिट अर्न करना चाहती है वो लेस कर देगी। कंपनी को मालूम है इससे कम में बिजनेस नहीं कर सकते, इससे कम में बिजनेस करना फिजिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, पॉसिबल नहीं, इससे तो बिजनेस बंद कर दो, प्रोडक्ट ना लॉन्च करो। ये कंपनी का वो प्रॉफिट है जो कंपनी चाहती है अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। ये आ गया कंपनी का टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्राइस से कंपनी टारगेट प्रॉफिट लेस करेगी, तो ये जो होगी इसी को कहते हैं टारगेट कॉस्ट। ये है टारगेट कॉस्ट, ये है मैक्सिमम कॉस्ट जो कंपनी को मैनेज करनी है। ये कंपनी की टारगेट कॉस्ट है। कंपनी को मालूम है कि इससे ऊपर प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कंपनी को ये भी मालूम है कि मुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। तो कंपनी को ये भी पता पड़ गया कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट अधिक से अधिक ये आना चाहिए, इससे ज्यादा कॉस्ट आ रही है, मतलब कंपनी का ये प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, और ये प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा तो प्रोडक्ट को लॉन्च करना बेकार है। तो कंपनी को एक टारगेट मिला कि हमारी कॉस्ट क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक टारगेट कॉस्ट। इससे ज्यादा कॉस्ट यदि है तो कंपनी को ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कंपनी को मिली है टारगेट। अब कंपनी क्या करेगी, अपनी टारगेट कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेगी। जो कंपनी ने प्रोडक्ट अभी बना रखा है, डिजाइन कर रखा है, उसकी वास्तविक लागत, प्रेजेंट कॉस्ट, एग्जिस्टिंग कॉस्ट कटाएगी, जिसको हमने एक्चुअल कॉस्ट लिख दिया है, इसको लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉस्ट। कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है वो क्या है और कंपनी का टारगेट कॉस्ट क्या है। यदि कंपनी की टारगेट कॉस्ट मान लो 3000 है और कंपनी की कॉस्ट अभी 3000 से कम ही आ रही है, 2900 ही आ रही है, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो टारगेट कॉस्ट 3000 है और कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, वो 3200 आ रही है। कंपनी की वर्तमान कॉस्ट है 3200 और टारगेट कॉस्ट है 3000। 3000 कॉस्ट कंपनी को कैसे भी करके लानी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी का प्रोडक्ट का शायद वायबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है, शायद हम प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करें। ये सब प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले ही तय कर लिया जाता है, ये सब थ्योरी में पढ़ेंगे आप। तो हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में दी रहेगी टारगेट प्राइस, उसमें से कटाएंगे टारगेट प्रॉफिट, तो मिलेगी टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, फिर देखेंगे यदि हमारी टारगेट कॉस्ट 3000 है और हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी 3200 आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को 200 से कम कर दें। क्या होता है, अब वो कैसे करेंगे वो थ्योरी में बताया जाएगा कि हम अपने प्रोडक्ट के कोई फीचर्स हटा दें कि डिमांड कम भी ना हो, प्राइस बराबर वही मिले जो हमने सोची है, और कुछ फीचर हटा भी दें, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। यदि हम प्रोडक्ट के कुछ फीचर हटा दें तो हमारी कॉस्ट में सेविंग होगी। वो हमारा डिजाइन इंजीनियर, टेक्निकल पार्ट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सब मिलकर तय करेंगे कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। अब हम कैसे भी करके कॉस्ट को 3000 पर लाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट, पूरा रिसर्च विंग, पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट इस बात पर भिड़ जाएगा कि कॉस्ट को 3000 पर कैसे तैसे लाया जाए। जैसे पहले, बहुत पहले बेक वाइपर आता था गाड़ी में, बेक वाइपर यानी गाड़ी के पीछे जेन में आता था। किस में आता था? जेन में अपना आगे वाइपर होता है, ऐसे पीछे होता था। क्या उसका यूज था कुछ ज्यादा? अभी किसी गाड़ी में आता है क्या? पर उसका कोई ज्यादा यूज है क्या?
पीछे के ग्लास को साफ करने से कोई ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि पीछे के ग्लास में आदमी कहां से देखता है? बैक जो ग्लास है वहां से, या फ्रंट में ग्लास लगे हैं उससे? साइड ग्लास में देखता है कि पीछे क्या है। कभी पीछे मुड़कर देखेगा तो आधे ठुक जाएगा वो। तो जेन में बैक ग्लास पर भी वाइपर आता था, तो बाद में उससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ती थी उस कार की, तो उसको हटाने से भी उसकी डिमांड में कोई फर्क, मतलब पब्लिक की निगाह में उस स्पेशल फीचर की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी, तो पब्लिक उसके लिए कोई ज्यादा अलग से पे करने को रेडी नहीं थी उस फीचर के लिए। आ रहा है तो ठीक है, उसको हटा भी लिया गया तो प्रोडक्ट की प्राइस में कोई कमी नहीं आई। तो ऐसे फीचर जो यूटिलिटी को इफेक्ट ना करें, क्वालिटी को इफेक्ट ना करें, और हटाने पर पब्लिक का रिस्पॉन्स कम ना हो, ऐसे फीचर हटाकर हम अपनी कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट पर ला सकते हैं। वो सारा पढ़ना है आपको थ्योरी में। तो मैंने तो आपको सिर्फ टारगेट कॉस्ट का मीनिंग बताना था कि हम वो कॉस्ट जो हमें किसी भी तरह से मैनेज करनी है बाय दिस प्रोसेस, वो कॉस्ट कही जाती है टारगेट कॉस्ट। अब देखिए, उसको लेकर के मैं ज्यादा थ्योरी में कुछ इन्वॉल्व होना नहीं चाहता हूं, बस मुझे टारगेट कॉस्ट का मीनिंग बताना था कि टारगेट कॉस्ट है क्या। अब टारगेट कॉस्ट को लेकर हम आगे बढ़े। देखिए, एक क्वेश्चन है टारगेट कॉस्ट को लेकर के, ये आपको नोट्स में दे रखा है मैंने। पहले टारगेट कॉस्ट का मीनिंग देख लें, उसका यूज करेंगे फिर एबीसी में। एक क्वेश्चन है टारगेट कॉस्ट पर जो मैं आपको एक्स्ट्रा शीट पर दिया है। एक क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा कि ये सब क्या है। क्वेश्चन में दिया है कंपनी है, उसका क्वांटिटी है 10,000, लिखा है स्टर्लिन एंटरप्राइजेस हैज प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज। ये उसका बजट है, 10,000 यूनिट बेचेंगे, ये बजट है। सेल प्राइस पर यूनिट रहेगी 30, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की 8, लेबर की 6 रुपीज है, और वेरिएबल ओवरहेड्स 2 घंटे के 50 पैसा पर आवर से 1 रुपया है। इसका मतलब जब वेरिएबल ओवरहेड 2 घंटे के हैं तो शायद लेबर भी 2 घंटे की होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है 15 रुपीज, 1 यूनिट का 15 रुपया, तो 10,000 का 1.5 लाख है बजटेड कंट्रीब्यूशन। और बजटेड फिक्स कॉस्ट, ये गलत छप गई, 1 लाख, उसमें 41 है ना आपके, इसमें 140 है बजटेड फिक्स कॉस्ट। तो बजटेड प्रॉफिट कितना है? 10,000। ये है बजट, ये आपके इसमें दिया हुआ है। अब कहा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिससेटिस्फाइड विद द बजट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बजट से सेटिस्फाइड नहीं है एंड आस्क ए वर्किंग पार्ट टू कम अप विथ ए अल्टरनेटिव बजट विथ हायर टारगेट प्रॉफिट फिगर। ये जो प्रॉफिट है 10,000, इससे बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं है। उसका कहना है कि हमें प्रॉफिट कम से कम, क्या मतलब हायर टारगेट प्रॉफिट के लिए उन्होंने एक फिर से अल्टरनेट प्लान बनाया, एक वर्किंग पार्टी अपॉइंट की कि एक नया बजट बनाए और प्रॉफिट का फिगर थोड़ा हाई रखे। द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट्स बैक विद द फॉलोइंग सजेशन दैट विल लीड टू ए बजटेड प्रॉफिट ऑफ 25,000। वर्किंग पार्टी का प्लान है कि प्रॉफिट 25,000 हो सकता है। कंपनी शुड स्पेंड 28,500 ऑन एडवर्टाइजिंग एंड टू पुट द टारगेट सेल प्राइस अप टू 32। कंपनी की अभी ऊपर प्राइस क्या है? ऊपर प्राइस क्या है? 30 है ना। यदि ये विज्ञापन पर खर्च करे 28,500 का, तो इसी प्रोडक्ट को ये थोड़ा महंगा बेच सकते हैं, 30 की बजाय 32 में बेचा जा सकता है बाय मार्केटिंग। पर मार्केटिंग पर खर्च करना पड़ेगा 28,000। तो हम जो यूनिट 10,000 अभी 30 में बेच रहे थे, उसकी प्रॉपर वे में मार्केटिंग की जाए तो हम 32 में बेच सकते हैं, लेकिन उस पर हमें 28,500 खर्च करना पड़ेगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल वॉल्यूम विल आल्सो राइज इन स्पाइट ऑफ प्राइस राइज। प्राइस हम 2 रुपए से बढ़ा दिए, उसके बाद भी हमारी सेल 10,000 की बजाय 12,000 यूनिट पहुंच जाएगी, जबकि प्राइस बढ़ाने से डिमांड वैसे कम होती है, लेकिन यहां प्राइस बढ़ाकर भी डिमांड बढ़ रही है। वो किस वजह से? इनकी एडवर्टाइजिंग की जो पॉलिसी है उससे। इन ऑर्डर टू अचीव एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्शन 10 से बढ़ाकर 12 करना पड़ेगा।
तो हमें अपना कैपेसिटी यूजेस बढ़ाना पड़ेगा। उस कैपेसिटी यूज को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाउएवर द वर्क force must be able to reduce the time taken to make each unit of product. यदि हम 10 की बजाय 12,000 यूनिट चाहते हैं तो हमें अपनी वर्क फोर्स से हमें वर्क फोर्स को कहना पड़ेगा कि तुम कम टाइम में काम करो, प्रति यूनिट में टाइम जो लगता है उसको कम करो। रिड्यूस द टाइम टेकन टू मेक ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जो टाइम एक यूनिट में लगा करता था उसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, तब जाके हम 10 नहीं 12,000 बना पाएंगे। इट इज प्रपोज टू ऑफर एंड पे एंड प्रोडक्टिविटी डील विद इन विच द वेज रेट पर आवर इज इंक्रीज टू ₹4। क्या करेंगे? वर्कर को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम थोड़ा स्पीड से काम करो, पहले जो टाइम लेते थे उससे जल्दी बनाओ, प्रति यूनिट टाइम कम करो। तो वर्कर ये स्पीड से जब काम करेगा तो उसके लिए कुछ मोटिवेशन जरूरी है। क्यों बेवजह वो स्पीड बढ़ाएगा? तो उसको क्या कहा गया? उसकी वेजेस पर आवर इंक्रीज टू 4। अभी आप देखिए उसको कितना मिल रहा था? 6 रुपया प्रति पीस। कितने घंटों का? 2 घंटों का। पर आवर 3 रुपया वेजेस थी। अब उसको क्या कहा कि तुम स्पीड से काम करोगे तो हम तुम्हें वेजेस 3 की बजाय 4 रुपया पर आवर देंगे। अभी प्रेजेंट में 3 रुपया पर आवर दिख रही है, वेजेस बढ़ाकर 4 रुपीज पर आवर करना है। द अर्ली रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड विल अनअफेक्टेड। अर्ली रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड विल बी अनअफेक्टेड, यानी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन वेरिएबल ओवरहेड नहीं बढ़ेंगे, वो अनअफेक्टेड रहेंगे। अर्ली रेट चेंज नहीं होगी, ध्यान रखें। अर्ली रेट चेंज नहीं होगी मतलब जो वेरिएबल ओवरहेड प्रति घंटा लगते थे जिस रेट से, उसी रेट से लगते रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। असर्टेन द टारगेट रेट, टारगेट लेबर टाइम, टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन ने टारगेट कॉस्ट की बजाय क्या पूछ लिया? टारगेट लेबर टाइम पूछ लिया कि कितना लेबर टाइम हम मैनेज करें, वर्कर का टाइम घटवाकर कितना लाया जाए। जो टाइम नया लाया जाएगा उसी को कहा जाएगा लेबर टारगेट लेबर टाइम। तो क्वेश्चन टारगेट पर है, कोई स्पेशल नहीं होता है, लेकिन बस एक टारगेट का मीनिंग बताना था। तो हम किस तरह से निकालें टारगेट टाइम? देखिए पूरे क्वेश्चन में क्या क्या नोन है और क्या नोन है। ये तय है कि सिर्फ टारगेट टाइम यानी कितना टाइम लगेगा, जहां वर्कर को पहले 1 यूनिट में 2 घंटा लगा करता था, अब उसी 1 यूनिट में 2 घंटे से कम लगेगा। वो कम वाला टाइम कितना, वही हमें निकालना है। हमें निकालना है वही टाइम और वही हमारा होगा टारगेट टाइम। मान लो वर्कर को 2 बजाय कि हम कहें कि वर्कर कोई काम 1.5 घंटे में ही कर लेना चाहिए, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। तो 1.5 घंटा क्या हो गया? टारगेट टाइम। अभी टाइम 2 घंटा है, उसको घटाकर 1.5 या जो भी करना है वही हमें निकालना है कि वर्कर का नया टाइम क्या हो। जो नया टाइम निकलेगा उसी को कहेंगे टारगेट टाइम। तो टारगेट टाइम निकालने के लिए क्या किया जाए? क्या क्या नोन है? सेल प्राइस नोन है, नई वाली सेल प्राइस क्या है? 32। बस टाइम के अलावा सब नोन होगा, इसका मतलब सिर्फ टाइम अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है। तो बताइए क्या क्या मालूम है हमको? सेल प्राइस मालूम है, प्रॉफिट क्या चाहिए ये भी मालूम है, फिक्स कॉस्ट क्या है ये भी मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल मालूम है, विज्ञापन के खर्चे मालूम है, सेल वैल्यू मालूम, प्रॉफिट मालूम, फिक्स कॉस्ट मालूम है, मटेरियल कॉस्ट मालूम है। सिर्फ मालूम और मालूम नहीं तो क्या? लेबर के आवर्स, और लेबर के आवर्स मालूम नहीं तो लेबर के आवर्स मालूम नहीं है तो लेबर की कॉस्ट भी मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे? रिवर्स में चलेंगे। लेबर टाइम को छोड़कर सब कुछ मालूम है, लेबर टाइम पता नहीं, लेकिन लेबर की रेट पता है। लेबर की रेट क्या है? यदि हम इनका पुराना स्ट्रक्चर देखें, हम जानते हैं कि यूनिट 10 से बढ़कर क्या होने वाली है? सेलिंग प्राइस 32। ये सेम रहेगा। हाँ, ये चेंज होने वाला है। यहां 8 से कितने रहेंगे? 8 तो 2 ही रहेंगे, लेकिन लेबर की रेट सॉरी 8 तो 2 नहीं, 8 तो बदलेंगे, लेकिन लेबर की रेट 4 रुपीज पर हो जाएगी।
हमको इसमें से आर्ट्स मालूम नहीं है, लेकिन रेट 4 रुपीज है। जब इसके आर्ट्स मालूम नहीं है तो इसके भी आर्ट्स मालूम, लेकिन इसकी रेट क्या कहा था, इसकी अवली रेट अनअफेक्टेड रहेगी। वर्कर की रेट अफेक्ट हो रही है 3 से बढ़कर, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड की अवली रेट अल्टर नहीं होगी। आर्ट्स अल्टर होंगे, आर्ट्स कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन रेट 50 पैसा रहेगी। और आपको ये फिक्स कॉस्ट भी मालूम है, पर इसमें क्या होने वाला है, 28,500 के ओवरहेड बढ़ने वाले हैं, और प्रॉफिट आपको 10 नहीं बल्कि 25 कमाना है। बताइए इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ क्या नोन है, आपको यूनिट मालूम 12,000, ये प्राइस मालूम 32, ये सेम है, ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, क्योंकि इसमें रेट मालूम है दोनों की 4 और 50, लेकिन आर्ट्स मालूम नहीं है। फिर आपको फिक्स कॉस्ट पता है 140 प्लस 28, प्रॉफिट कितना चाहिए ये भी पता है। क्या आप रिवर्सल प्रोसेस से ये आर्ट्स भी निकाल सकते हो? जो हम आर्ट्स निकालेंगे वही हमारे क्या होंगे, टारगेट लेबर टाइम होगा, उसी को कहेंगे टारगेट लेबर टाइम। तो शुरू करें, कहां से शुरू करें, क्या करें? सेल में से क्या क्या घटा दूं? अच्छा, सेल में से सब कुछ घटा दो तो लास्ट में क्या बचा? सेल में से प्रॉफिट घटाया तो क्या आ गई? सेल में से प्रॉफिट घटाया तो क्या आ गई? टोटल कॉस्ट पता पड़ गई। टोटल कॉस्ट में से जो जो नोन कॉस्ट है वो घटा दो तो बची भी क्या आ जाएगी? अननोन कॉस्ट। नोन क्या क्या है? मटेरियल, फिक्स कॉस्ट, वो दो नोन कॉस्ट है। यदि हमने टोटल कॉस्ट में से मटेरियल घटा दिया और फिक्स्ड ओवरहेड घटा दिए तो क्या बची? मटेरियल घटा दिया और फिक्स्ड ओवरहेड भी घटा दिया तो क्या बची? लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड की टोटल कॉस्ट बैलेंस की फिगर। उसको क्या करेंगे? देखिए क्या शुरू करूं। सबसे पहले क्या किया, सेल्स ली मैंने। सेल्स कितनी लूं? 12,000 यूनिट की 32 रुपए से 380, ये हमारी है टारगेट सेल, बजटेड सेल। लेस कर दूं इसमें से टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट हमारा है 25,000। यदि मैंने 25,000 घटा दिया तो हमें मिल गया, ये आ गई टोटल टारगेट कॉस्ट 3,59,000। इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारी कॉस्ट टारगेट है। ये हमारा सेल रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट हमें मिनिमम चाहिए। इससे ज्यादा कॉस्ट हुई तो हम ये प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा आ गया टारगेट कॉस्ट, मैक्सिमम परमिसिबल कॉस्ट। इसमें से लेस कर देंगे नोन कॉस्ट। एक तो मटेरियल कॉस्ट नोन है, मटेरियल कॉस्ट 12,000 यूनिट की 8 रुपए से, 8 रुपए है ना, 90, ये भी हमको नोन है। फिक्स्ड ओवरहेड 1,40,000, वो भी घटा दूं और एक और घटाऊं। एडवर्टाइजिंग भी मालूम है 28,000। अब कौन सी कॉस्ट रह गई? बैलेंसिंग। मटेरियल घटा दिया, फिक्स कॉस्ट घटा दी, बचा हुआ बैलेंस क्या बचा? 94,500। 94,500 क्या आ गई? लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स 94,500 के हैं, लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अब ये तो हमारी लेबर और वेरिएबल ओवरहेड आ गए, पर इसको आवर्स में कन्वर्ट कैसे करें? क्योंकि हमें तो आवर्स चाहिए, कितना टाइम चाहिए, तो लेबर कॉस्ट है, इसको हमें टाइम चाहिए।
ये तो कॉमन सेंस का इश्यू बचा, कोई फॉर्मूला कोई लॉजिक थोड़ा लगता है इसमें। अच्छा, डिवाइड बाय क्या कर दूं, 4.5 क्या है ये, लेबर प्लस वेरिएबल की रेट पर आवर। यदि में अच्छा, ये तो हमको मिल गया लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड टोटल। अच्छा, लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितने, ये कितना है 4, ये है पॉइंट कितना आया 4.5 पर आवर। ये है लेबर पर आवर, लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। ये भी लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड है और ये लेबर प्लस वेरिएबल की रेट। इसको ऐसे डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, क्या इसको भी मुझे समझाना पड़ेगा। तो 94,500 डिवाइड बाय 4.5, 21,000 क्या आ गए लेबर, और 21,000 घंटे लगेंगे कितनी यूनिट के लिए, 12,000 यूनिट्स के लिए। 1.75 लेबर, और जो काम 2 घंटों में होता था वर्कर को अब 1.75 में और 1.75 आवर में करना होगा। ये वो जल्दी करेंगे तो उन्हें लेबर कॉस्ट 3 की बजाय 4 रुपया पर आवर दी जाएगी स्पीड से काम करने की। तो क्या आ गया, टारगेट रिडक्शन एग्जिस्टिंग 2 आवर्स, टारगेट 1 पॉइंट, तो टारगेट रिडक्शन 0.25 होगा, टारगेट रिडक्शन इन लेबर टाइम 0.25 होगा, टारगेट रिडक्शन इन लेबर टाइम। टारगेट रिडक्शन इन लेबर टाइम 0.25, यह है टारगेट रिडक्शन। .25 लेबर आवर पर यूनिट, 1 यूनिट पर 0.25 आवर इन्हें अपने सेव करने होंगे। ये हो गया टारगेट रिडक्शन। अब इसको लेकर जी सा क्वेश्चन है, सिर्फ एबीसी में इसका क्या यूज है टारगेट को लेके, क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है और आपको मॉड्यूल में दिया हुआ भी है। 2 क्वेश्चन है, एक ये हम कर रहे हैं और एक आपको नोट्स में दिया है। ये हम यहां कर लेंगे और नोट्स वाला आप कर लेंगे, लगभग सिमिलर है। तो टारगेट कॉस्टिंग विद एबीसी वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो टफ नहीं लेकिन हाँ है, देख लेना जरूरी है कि इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह कैसा होगा। बाकी कुछ नया नहीं मिलेगा लेकिन करेंगे जरूर। ये लास्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। हाँ 2 मिनट नोट करना है। डाउट है कुछ, चलिए क्वेश्चन आपके सामने पढ़ना है, स्टार्ट कर दे। चलिए देखिए, एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। ध्यान रखिए, कॉस्टिंग के पेपर में आपको जो तकलीफ आना तय है, उसके लिए आपको अकाउंट से भी ज्यादा प्रैक्टिस कॉस्टिंग में रिक्वायर्ड है। इसमें बगैर देखे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अकाउंट में होल्डिंग में जरूरी होता है, लेकिन यहां पर हर चैप्टर में आपका अपने हाथ से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मतलब अब तो ठीक है, डीटी भी आपका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन हमारे वक्त में तो बस एक ही पेपर
ये कॉस्ट का पेपर ही था कि बस ये पेपर क्लियर है तो फाइनल मतलब पूरा क्लियर है। पूरे फाइनल के दोनों ग्रुप में सबसे टफ कॉस्ट था और आज भी है। अभी भी मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं, मैं किसी सब्जेक्ट का नाम न लूँ प्रैक्टिकल में, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल का सबसे टफ, सबसे टेक्निकल, ज़्यादा प्रैक्टिस जो मांगता है वो है कॉस्ट। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो लास्ट में तकलीफ आती है या डिप्रेशन आता है या डर लगता है कि क्या होगा एग्जाम में, वो इसी सब्जेक्ट में लगता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर भी मैं कह दूं, प्रैक्टिस आप कर भी लेंगे तब भी आपको कम से कम ये है कि 100% कॉन्फिडेंस तभी भी नहीं आएगा। कभी नहीं आ सकता कि हम कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम करके आ सकते हैं। पेपर का नेचर है, उसको आपको उसके हिसाब से ही मैनेज करना होगा। आपको इससे डिप्रेशन में नहीं आना है कि हमसे पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं होते। तो आप ये मान के चले, जब आप क्वेश्चन करोगे तो कब आपको लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता, सारे क्वेश्चन नहीं होते। यदि कोई भी टीचर कहे, कोई भी टीचर ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा कोई भी क्वेश्चन कर लेगा। बच्चा क्या है, स्टूडेंट क्या, टीचर नहीं कर सकता सारे क्वेश्चन? तो बेवजह का मतलब हम कोई ये क्रिएट करें। टीचर भी क्या करता है, हमारे लिए क्वेश्चन 10-10 बार कराए, 15 बार कराए, 20 बार कराए। कोई भी टीचर कभी भी, भले वो क्लास में खड़ा होकर बोलूंगा कि कोई भी टीचर कभी भी कोई क्वेश्चन जब तक उसने खुद ने एक बार सॉल्व नहीं किया हो तब तक, मैंने कितने टीचर से बात की, बहुत फेमस टीचर से भी बात की है, जो अपने यहाँ भी हैं, बाहर के भी हैं, जो अपने यहाँ भी बहुत। तो ये होता है कि जो चीज पढ़ाने जाते हैं, बोले एक बार हम जाने के पहले जरूर देखते हैं, जाने के पहले देखते हैं। ये न्यूमेरिकल में इतना नहीं पड़ता जरूरत, कई बार देख कर जाना पड़ता है। तो बताना चाहता हूं कि टीचर भी जब ये क्वेश्चन करवाता है, 2 साल बाद यदि उसको फिर से वो क्वेश्चन करवाना है, वही क्वेश्चन जो वो क्लास में करवा चुका है 2 साल पहले, जाने के पहले एक बार जरूर वो करके जाएगा। ये चैप्टर का नेचर देखते हुए आपको इसमें हमेशा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसमें 70-80% कॉन्फिडेंस से आपको काम चलाना पड़ेगा। और आपके जो सीनियर सीए बन चुके हैं या बनने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पहले पहले बन जाएंगे, उनका भी किसी की भी कॉस्ट में मास्टरी नहीं थी, फिर भी 70, 75, 80 नंबर मैंने आते हुए देखे हैं। तो ये मान लीजिए कि आपको 100% इसमें ग्रिप आए बगैर भी आपको नंबर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जितना अपनी तरफ से कोशिश कर सकते करें। ये तो हमारा बहुत इजी चैप्टर था, बजट भी इजी है, उसके बाद से शुरू होगा रेलिवेंसी, फिर स्टैंडर्ड। ये चैप्टर वाकई ऐसा लगता है कि सीए फाइल में पढ़ाने में मजा आता है और आपको भी एक लेवल मिलेगा और आपको उन चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा। तब आपको बस मेरे साथ साथ होमवर्क करते रहना है। ये तो हमारा बस एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। तो लिखा है एक्स लिमिटेड के 4 प्रोडक्ट हैं ABCD, चारों की प्राइस दे रखी है। फिर लिखा है मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट इफ एक्स लिमिटेड कैन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय ₹5, it will be successful in getting bulk order and gain a significant share of market of those product। ₹5 से प्राइस यदि कम कर दी जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है और डिमांड बढ़ने से कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ सकता है। कंपनीज प्रॉफिट मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट का 1/4, सेल का 1/5, ये इनका प्रॉफिट है, ये उनका मार्कअप है। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। चारों प्रोडक्ट हैं, चारों का हमको आउटपुट दिया है। चारों की कॉस्ट प्रति यूनिट, मटेरियल 40, लेबर 28, मशीन आवर 4, 3, 2, 3 दिया हुआ है। फिर दिया है द 4 प्रोडक्ट्स आर यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन ऑफ 20 यूनिट। प्रोडक्शन रन ऑफ 20 मतलब एक लॉट में 20 यूनिट बनती है, एक लॉट में 20 बनती है। तो इसकी कितनी बनानी पड़ेगी? इसकी 600 के लिए कितने लॉट? 20 लॉट। ऐसे सबके लॉट निकालेंगे। अच्छा, एंड सोल्ड इन बेचेस ऑफ 10। बनाते हैं 20 के लॉट में, बेचते हैं। शायद आपको एक क्वेश्चन याद आ गया हो, इसी क्वेश्चन को शायद चेंज करके उन्होंने ABC के साथ रख दिया, इसी ABC को टारगेट के साथ रख दिया, टारगेट कॉस्टिंग के साथ रख दिया। बनाते हैं 20 के लॉट में, बेचते हैं 10 के लॉट में। तो बेचने के लिए कितने सेल्स ऑर्डर? एक लॉट में कितनी बेचते हैं? एक बार में 10 बेचते हैं, तो कितने सेल्स ऑर्डर? 60 सेल ऑर्डर लगे होंगे ये पूरा माल बेचने में। 60 कस्टमर से डील किया होगा, 60 इनको सेल ऑर्डर आए होंगे। ठीक है। द प्रोडक्शन ओवरहेड इज करंटली एब्सॉर्ब्ड बाय यूजिंग ए मशीन आवर रेट। अभी ये मशीन आवर रेट पर ओवरहेड चार्ज करते हैं।
एंड द टोटल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द पीरियड हैज बीन एनालाइज। ये है आपके टोटल ओवरहेड, और इन सारे ओवरहेड को अभी ये मशीन आवर के ब्लैंकेट रेट पर चार्ज करते हैं। ये है ओवरहेड मशीन डिपार्टमेंट के, सेटअप के, स्टोर के, इंस्पेक्शन के और मटेरियल हैंडलिंग के। अभी ये सारे ओवरहेड को इसको सभी को किसके बेसिस पर चार्ज करते हैं? मतलब वो स्टोर के ओवरहेड को भी मशीन आवर देख के चार्ज करते हैं। हाँ, मशीन के लिए मशीन आवर ठीक है, क्या सभी के लिए मशीन आवर ठीक है? पर ट्रेडिशनली ये सारे ओवरहेड को मशीन आवर के बेसिस पर चार्ज करते थे, लेकिन अब द कॉस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन देख के लग गया, ये हमारी क्या है एक्टिविटी, और ये उनका सेटअप के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, स्टोर के लिए नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड। बताया था स्टोर के लिए कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी बार कच्चा माल मंगवाया, उसको क्या बोलते हैं? रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन कितनी है तो वो कितनी है, वो स्टोर के लिए रिक्विजिशन रेज्ड, इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ रन, मटेरियल हैंडलिंग के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर? ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। कौन से ऑर्डर? ये मटेरियल हैंडलिंग मतलब कच्चे माल की हैंडलिंग बोल रहे हैं, फिनिश गुड्स की हैंडलिंग? डिस्पैच। ये है कौन से ऑर्डर? सेल्स ऑर्डर। अच्छा, नंबर ऑफ रिक्वेशंस रेज्ड इन स्टोर वाज 100 फॉर ईच प्रोडक्ट। सभी के लिए कितनी कितनी बार? हर प्रोडक्ट ने 100 बार कच्चा माल स्टोर से मंगवाया है, तो चारों की मिला के रिक्वेशंस कितनी हो गई? 400 हो गई। एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड वाज 20। वो तो हम निकाल भी सकते थे। अच्छा गलत है ये, 200 हम निकाल भी सकते हैं ना। एंड ईच ऑर्डर बीइंग फॉर ए बैच ऑफ 10 यूनिट, हर ऑर्डर 10 यूनिट का है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? 210। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। हमें क्या निकालनी है? टारगेट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट हमें निकालनी है, टारगेट कॉस्ट। और फिर क्या करना है? टू कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। पहले निकालनी है टारगेट कॉस्ट, फिर एबीसी से कॉस्ट निकालनी है, फिर टारगेट कॉस्ट को एबीसी से निकली हुई कॉस्ट को कंपेयर करना है, फिर कमेंट करना है कि हमारी टारगेट कॉस्ट और एक्टिविटी बेस से निकल रही एग्जिस्टिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, वेदर द प्राइस रिडक्शन इज प्रॉफिटेबल और नॉट। तो शुरुआत कहां से करें? आंसर 1 में क्या पूछा है? टारगेट कॉस्ट। प्रोडक्ट है ए, बी, सी और डी। ये 4 प्रोडक्ट है, चारों की हमें निकालनी है टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट के लिए टारगेट प्राइस कितनी लूं? टारगेट प्राइस क्या लूं? 5 रुपए कम करके या ओरिजिनल? 5 रुपए कम करके। कितनी थी एक की पहले? उसको कर दिया 175, 5 रुपए कम कर दिया। इसकी कम करने के बाद 170, 125, 175। ये है टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस में से यदि हम अपना टारगेट प्रॉफिट लेस कर दें, जो दे रखा है क्वेश्चन ने, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी लेस टारगेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? जो उन्होंने प्रॉफिट प्लान कर रखा है वो है 1/5 ऑन 1/4 ऑन, तो 1/5 ऑन 1/5 ऑन सेल। कितना? 35, 34, 25, 35। ये हमको मिल गई टारगेट। ये है टारगेट कॉस्ट 140, 136, 100 और 140। बस ये तो हमारा आंसर फर्स्ट हो गया, टारगेट कॉस्ट निकल गई।
बाद में इस टारगेट कॉस्ट को जो एक्चुअल कॉस्ट कंपनी की आ रही है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट जो आ रही है एबीसी से, उसको कंपेयर करेंगे कि हमारा टारगेट कॉस्ट यदि कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यदि वर्तमान कॉस्ट एग्जिस्टिंग कॉस्ट इससे कमी आ रही है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि इससे ज्यादा आ रही है तो हमें कुछ कमेंट कर देंगे, वो बात की बात है, पर कंपैरिजन बाद में करना है, तो ये तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, सेकंड पार्ट, एबीसी से कॉस्ट निकालनी है। तो एबीसी से कॉस्ट निकालनी है तो यहां पर वही सारी टेक्निक लगेगी जो हम एबीसी में लगाते हैं, बस एबीसी के साथ टारगेट कॉस्ट इंक्लूड कर लिया है उन्होंने, तो हमने इसी के साथ कवर भी कर लिया कि हम क्यों उसको पेंडिंग रखें टारगेट कॉस्ट चैप्टर को, वो हमने एबीसी के साथ इंक्लूड कर लिया। अब पहले क्या निकालें, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 या स्टेप फर्स्ट में। चलो पहले वर्किंग नोट बनाते हैं जो हमें अलग बनाना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ड्राइवर, क्या नंबर ऑफ मशीन नंबर निकालने पड़ेंगे, क्या मशीन नंबर दिए हैं, मशीनिंग एक्टिविटी के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी और डी, यूनिट्स कितनी इसकी 600 यूनिट, इसकी 500 यूनिट, इसकी 400 यूनिट, इसकी 600 यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट, इसके लिए 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक यूनिट के लिए दिया है टोटल मशीन आवर 2400, 1500, 800, 1800, 6500। यह है टोटल मशीन आर। कॉस्ट ड्राइवर मशीनिंग एक्टिविटी के लिए हम मशीन के आवर से डिवाइड करके रिकवरी रेट निकालेंगे, ओवरहेड पर मशीन आवर। अच्छा, किसी और का भी कॉस्ट ड्राइवर निकालना है, प्रोडक्शन रन, अच्छा प्रोडक्शन रन, वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ए प्रोडक्ट बी सी और डी, 600 यूनिट्स बनानी है इसकी, इसकी बनानी है 500, इसकी 400 यूनिट, इसकी 600 यूनिट बनानी है। इसकी बेस साइज क्या है, रन साइज या बैच साइज, रन साइज एक लॉट में 20, एक लॉट में सभी में 20 है। नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 30 रन, 25 रन, 20, टोटल 105 रन्स। जो कॉस्ट नंबर ऑफ रन्स पे डिपेंडेंट है वो हमने निकाल ली, 105 रन कुल रहेंगे, 105 लॉट रहेंगे, 105 नंबर ऑफ बेचेस रहेगी। क्या और भी कोई सीडी निकालना है, नंबर ऑफ बेचेस निकल गई, नंबर ऑफ रन निकल गए, मशीन नंबर निकल गए, नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर दिए हुए 200 नहीं दिए होते तो वो भी निकाल लेते ना। इसके नंबर ऑर्डर कितने 10 के लॉट में बिकते हैं, नहीं दिए होते तो डिवाइड बाय इसके सेल ऑर्डर कितने 60, 50, 40 और 60 कितना होता है 210 नंबर ऑफ सेल ऑर्डर निकल जाते हैं ना, पर क्वेश्चन में दे रखे हैं नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर। फिर दे रखा है नंबर ऑफ रिक्वेशन। हाँ, अब हम क्या करें, एक्टिविटी लिखते हैं। एक्टिविटी पहली क्या है, मशीन, मशीन दूसरा सेटअप, स्टोर्स, इंस्पेक्शन,
ये 5 एक्टिविटी है। ये पहली एक्टिविटी मशीनिंग का ओवरहेड कितना 52 130। सेटअप के ओवरहेड 26 to 50 हैं। स्टोर्स के 18,000 10,000 23,100। यह है एक्टिविटी कॉस्ट पूल। यह है एक्टिविटी कॉस्ट पूल। वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, इसके कितने मशीन आवर 6,500 मशीन आवर थे। 52,130 के ओवरहेड को 6,500 मशीन आवर से डिवाइड किया जाए तो 8.02 पर मशीन आवर। ये रिकवरी रेट आ गई। सेटअप को नंबर ऑफ रन, कितने रन थे 105 रन 15 2.50 पर रन पर प्रोडक्शन रन। स्टोरेज 18,000 डिवाइड बाय 400 रिक्वेजिशन है। हर प्रोडक्ट के लिए 100 बार रिक्वेस्ट आई है तो चारों की मिला के 400 रिक्वेस्ट हो गई है। 45 पर रिक्वेजिशन पर रिक्वेजिशन। इंस्पेक्शन के लिए क्या था नंबर ऑफ 105 रन। क्वेश्चन दे रखा है 100 रुपीज पर रन। मटेरियल हैंडलिंग 210 ऑर्डर्स 110 पर ऑर्डर। अब क्या करना है, अब सीधी कॉस्ट निकालेंगे। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट, मटेरियल, चारों का दिया हुआ है। क्या रेट है, टोटल दे रखा है क्या कि प्रति यूनिट 40 रुपया पर यूनिट इंटू 600 यूनिट 24,000 का हो गया मटेरियल ए में, बी में 25,000, सी में 12,000 और ये पूरा मटेरियल दिया हुआ है, इसमें कोई कैलकुलेशन का खास नहीं है। फिर डायरेक्ट लेबर प्रति यूनिट दे रखी है पर आवर, पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट 16,800, 10,500, 5,600, 12,600 डायरेक्ट लेबर आ गया। अब जोड़ेंगे फैक्ट्री यानी ओवरहेड बोल देते सीधे, ओवरहेड ऐड करना है ओवरहेड्स और वो भी एबीसी से ऐड करना है सीधे, ट्रेडिशनल पूछा ही नहीं है। सबसे पहले हम मशीनिंग के ओवरहेड, रेट थी हमारी 8.02 पर मशीन ओवर। कितने मशीन के घंटे ए में लगे थे 2400 घंटे 600 यूनिट और प्रति यूनिट 4 घंटे 2400 घंटे 2400 इंटू 8.02 19248 के आ गए मशीन ओवरहेड। 12,000 20 30 30 6416 6416 14,436। और अगली एक्टिविटी सेटअप।
सेटअप में रिकवरी रेट क्या थी? 250 रुपया पर रन। एक रन का 250 रुपया। ऐसे रन कितने थे इसमें? 30 इंटू 250, 7,500, 6,250, 5,000, 7,500। सेटअप की रेट थी 250 रुपया पर रन। इसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रन से। फिर स्टोरेज, स्टोरेज का क्या था? 45 रुपीज पर रिक्वेजिशन। सभी के लिए रिक्वेजिशन 100 है, सभी के लिए 100। एक बार मंगाया माल 45 रुपया का खर्चा, 100 बार मंगाया 4,500, सभी में आएगा। सभी में नंबर ऑफ रिक्वेजिशन 100 है। फिर इंस्पेक्शन, इसका भी पर रन था ना, मतलब एक बार इंस्पेक्शन होता है, मतलब एक रन एक लॉट निकला तो उसकी चेकिंग करते हैं, जितने लॉट उतनी चेकिंग। तो इंस्पेक्शन को किससे कनेक्ट किया? नंबर ऑफ रन से। एक बार का 100 रुपया, तो ऐसे 30 रन 3,000, 2,500, 2,000 और 3,000। इसके बाद मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। रेट क्या थी? 110 रुपया पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। 110 रुपया पर ऑर्डर एग्जीक्यूट। कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे? अच्छा, इसके निकालने पड़ेंगे ना। 600 डिवाइड बाय 10। एक लॉट में 10 बेचते हैं तो 600 बेचने के लिए 60 ऑर्डर रहे होंगे। 60 इंटू 110, 6,600, 5,500, 4,400, 4,000, 6,600। आप चाहो तो निकाल दो इधर। 600 डिवाइड बाय 10 एट द रेट ऑफ 110। बस ये कॉस्ट आ गई। ये आ गई कॉस्ट एज पर एबीसी। ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट जो आ रही है, ये है कॉस्ट एक्चुअल जो आ रही है। एट वन सिक्स 48 6 6280 66280 399 16 84 636 डिवाइड बाय नंबर ऑफ, क्योंकि हमें कॉस्ट निकाली ना प्रति यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी? 600। ये निकली कॉस्ट पर यूनिट 136। ये आ गई एग्जिस्टिंग या एक्चुअल कॉस्ट एज पर एबीसी प्लान। अब क्वेश्चन ने कहा है टारगेट कॉस्ट को इस कॉस्ट से कंपेयर करो और कमेंट करो कि ये प्राइस रिडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं लिखता हूं ABCD 4 प्रोडक्ट हैं। एक तो मैंने लिखी टारगेट कॉस्ट और एक मैंने लिखी एक्चुअल कॉस्ट। बोलिएगा टारगेट कॉस्ट 140, 136, 100 और 140। ये तो वो है जो टारगेट है, जो आना चाहिए, होना चाहिए। ये होगी तभी वो प्रॉफिट हो पाएगा जो हम चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है।
एक्चुअल क्या है? 08, 134.32.56, 99.79. अब क्वेश्चन ने ये तो पूछ लिया कि कंपेयर करो, और कंपेयर करके क्या पूछ रहा है जरा देखिए, कमेंट क्या करना है। अब कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि रिडक्शन इन प्राइस इज रिकमेंडेड और नॉट। यदि ये एबीसी का मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछते ना कि प्राइस रिडक्शन रिकमेंड करो ना करो, तो ये हम कहते हैं एबीसी में ऑलरेडी हमारी कॉस्ट विद इन टारगेट है, तो एबीसी में कोई हमें रिसर्च की जरूरत, लेकिन डी में हमें रिसर्च करके कॉस्ट को कम करना पड़ेगा टारगेट पर लाने के लिए। रिसर्च या जो करना है एनालिसिस वो सिर्फ डी के लिए करना है, एबीसी के। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि हाँ रिकमेंड करो कि हम प्राइस रिड्यूस करें ना करें। इसको देखते हुए बताइए आप, इसकी कॉस्ट 140 टारगेट है, आपको मालूम है कि इसकी इसमें जो प्रॉफिट चाहते हैं वो जो टारगेट है वो हम 140 की लागत में हमें टारगेट प्रॉफिट मिल जाता है। इवन रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, इसकी प्राइस 180 थी, इसको 175 पे लाए थे, ध्यान है आपको। 175 के बावजूद हम प्रॉफिट चाहते थे, जो चाहते हैं वो मिल जाएगा तब जब हमारी कॉस्ट 140 हो, और अभी इसकी वर्तमान कॉस्ट 136 है। बताइए इसके लिए क्या रिकमेंड करोगे, प्राइस रिडक्शन इसमें करें या ना करें? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर देंगे तो हम टारगेट अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो यहां पर क्यों प्राइस रिडक्शन पॉसिबल है? हमने प्राइस कम भी कर दी तो भी हमारा टारगेट पॉसिबल है कि नहीं? लेकिन आप देखिए इधर, इसमें आपने प्राइस कम कर दी तो क्या होगा? इसमें आपने प्राइस कम कर दी तो आपका प्रॉफिट टारगेट वाला हो पाएगा? जरा देखिए मुझे डी में बताइए, डी का मेरे पास बताना पड़ेगा। डी में सेलिंग प्राइस क्या थी टारगेट? डी की सेलिंग प्राइस 170, इसमें प्रॉफिट कितना चाहिए? 20। ये 35 प्रॉफिट कब आ पाएगा बताइए? जब कॉस्ट, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट क्या आ रही है? 141.06। बताइए क्या टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाओगे आप? इस कॉस्ट में आप टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाओगे। इसकी प्राइस पहले कितनी थी? 180। यदि आपने इसकी प्राइस कम कर दी, 175 ले आए, तो आप जो चाहते हो टारगेट प्रॉफिट लाना पॉसिबल नहीं है। किस किस में पॉसिबल है? ए में हमारा टारगेट प्राइस क्या था? 175। इसमें हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं? 35। हमने प्राइस 180 थी, 5 से कम कर दी, 170 ले आए, और हमारा टारगेट प्रॉफिट 35 है, तो हमारी यदि कॉस्ट 136 रहेगी जो है, तो हमारा प्रॉफिट इस 35 से कुछ ज्यादा हो जाएगा। मतलब हम टारगेट अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे प्राइस रिडक्शन के बावजूद भी? किस किस में टारगेट प्रॉफिट रिडक्शन, मतलब टारगेट प्रॉफिट पॉसिबल है इवन आफ्टर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस? क्योंकि वे एक्चुअल में क्या होता है, सेलिंग प्राइस कम करने से हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है, उससे प्रॉफिट कम हो जाते हैं। लेकिन कहां कहां दिक्कत नहीं है? ए में आपने प्राइस 180 से घटाकर 175 कर दी, तो भी आपका प्रॉफिट कितना होगा? जरा देखिए, ए में जरा देखिए, हमारा प्राइस कितना था? 175, प्रॉफिट चाहते हैं 35। अच्छा, जबकि प्राइस 175, हमारा कॉस्ट है 136, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 38 हो जाएगा। मतलब यदि हम प्राइस कम भी कर दें ए की, 180 घटाकर 75 कर दें, तो भी टारगेट प्रॉफिट पॉसिबल है कि नहीं? तो किस किस में हम प्राइस रिडक्शन इजीली कर सकते हैं? ए बी सी में। और किस में हम नहीं कर पाएंगे?
तो उसमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या करें, हम अपने प्रोडक्ट की डिजाइन चेंज करके इसकी कॉस्ट को यहां लाने की कोशिश करें, या तो हम डिजाइन चेंज करें, या फिर हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, जो लागत आ रही है वो कहीं ना कहीं कम करें। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कम किया था, ध्यान है आपको, पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस्ट को टारगेट पे लाने के लिए क्या किया था, लेबर आवर ही कम कर दिए थे, वर्कर को लॉलीपॉप दिया था कि तुम्हें 3 रुपया प्रति घंटा की बजाय 4 रुपया प्रति घंटा देंगे, थोड़ा स्पीड से काम करो। तो हमारी कॉस्ट टारगेट पर आ गई थी, उसके लिए हमने वर्कर को टाइम रिड्यूस करवाया था। तो या तो हम वर्कर का टाइम रिड्यूस करवाएं, मटेरियल में कुछ चेंजेस करें, सस्ता मटेरियल खरीदें बगैर क्वालिटी इफेक्ट किए, या हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करें, या हम डिजाइन में चेंज करें ताकि हमारी कॉस्ट इससे घटकर यहां जाए। तो नोट लिखिए, नोट लिखेंगे इसमें, देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी, देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी in reduction of prices of product A, B and C. There will not be any difficulty in reduction of prices of product A, B and C because their actual cost are because their actual cost are within target cost, because their actual cost are within target cost. But in case of product D, but in case of product D, company should either change the design of the product, company either change the design of the product or control other cost, or control other cost. या तो कंपनी क्या करे, अपने प्रोडक्ट की डिजाइन चेंज करे डी में, या अपनी अदर कॉस्ट को कंट्रोल करे। क्या लिखा है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट डी कंपनी इधर चेंज द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट और कंट्रोल अदर कॉस्ट। जब तक कंपनी ये नहीं करेगी, उसको ये प्राइस रिडक्शन नहीं करना चाहिए, करेगी तो वो टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएगी। ये सजेशन है, ये कमेंट है बस। तो हमारा एबीसी चैप्टर खत्म हो गया। क्या इजी है, इजीली मैनेजेबल है? तो मंडे से, अच्छा मुझे बताइए, देखिए एक तरीका ये होता है कि जो पूरे चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंट आने वाले हैं बेसिक्स, वो मैं आपको थ्रू एग्जांपल पहले करवा दूं और फिर चैप्टर शुरू करूं। मुझे लगता है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद हमारे कम से कम 20, 25, 30%, 40% बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं, पर वो बेसिक। और एक ये होता है कि जहां क्वेश्चन आएगा वहीं बेसिक बता दिया जाए। जनरली मैंने देखा कि सारे टीचर ये करवाते कि क्वेश्चन आता है तब बेसिक बताते हैं, तो उनको टाइम भी कम लगता है और वो लेटेस्ट होता है तो उनको समझाने में आसानी भी होती है। और एक ये है कि मैं आपको पहले बेसिक पूरे बता दूं फिर क्वेश्चन की शुरुआत करूं। क्या सभी लोग इसी में फेवर में है, बेसिक में? तो थोड़ा आपको बस पेशेंस रखना होगा। मेरी तैयारी बिल्कुल वैसी ही है बजट में। तो बजट में हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन, और आप देखेंगे कि क्वेश्चन करने में आपको इजी रहेगा उसमें। तो कल आपकी थ्योरी क्लास 10 बजकर